and the output we obtain is called range of the function. आउटपुट, हाँ, पूरा का पूरा आउटपुट डोमेन कोडोमेन का वो सबसेट हो सकता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरा कोडोमेन ही आउटपुट होगा. The domain of a function is set of values of x for which function is defined. दोबारा चाहो तो लिख लो, अथर्व लिखो. लावण्य वन ऑफ इन द लास्ट क्लास. यस सर, मैंने रिकॉर्डेड क्लास देख लिया था. ओके. So domain of a function is values of x for which function is defined. Defined का मतलब ये हुआ कि ये सारा हमें नहीं मिलना चाहिए. इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ऑल दीज आर नॉट डिफाइंड. 1 to the power infinity, infinity by infinity, 0 by 0 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड. हालांकि इसको इंडिटरमिनेट भी बोलते हैं. तो हमें एक्स की वो वैल्यूज को अवॉइड करना है जहां पे हमें ये मिल रहा है. ठीक है. तो ये सारा नहीं आना चाहिए. दिस वी डोंट वांट. एंड रेंज की डेफिनेशन लिखो. range of a function range of a function is range of a function is set of values. Range of a function is set of values of y corresponding to the domain of the function. Corresponding to the domain of the function. Corresponding to the domain of the function. मतलब जो हम x की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उनके corresponding जो y की वैल्यूज आएंगी that will be range. आगे लिखो. range of a function is always subset of range of a function is always subset of codomain. Range of a function is always subset of codomain. कोडोमेन के आगे ब्रैकेट में कैपिटल बी लिख लेना. ठीक है. बिकॉज बी इज बेसिकली कोडोमेन. तो रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा. नाउ यू ऑल्सो नो दैट अगर रेंज ऑफ ए फंक्शन कोडोमेन के इक्वल होगा तो कौन सा फंक्शन कहलाता है ये. अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है तो कौन सा फंक्शन हुआ. हाँ. तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया. ऑन टू का दूसरा नाम क्या था. क्या बात है, सब कुछ याद है तुम्हें तो. सो अगर रेंज एग्जैक्टली बी के इक्वल है तो ये कहलाएगा सर्जेक्टिव और ऑन टू फंक्शन. रिवीजन कर लोगे तो अच्छा रहेगा. 11th क्लास का मतलब है यू हैव टू स्टडी अ लॉट. बिकॉज 12th में तुम एज इट इज तुम्हें कुछ पता नहीं होगा क्या हो रहा है. इतना ज़्यादा प्रेशर होगा. बोर्ड का प्रेशर होगा, एंट्रेंसेस भी होंगे. तो 11th इज द टाइम यू शुड यूटिलाइज द मोस्ट. तो रेंज इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन इन ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन. उससे एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है. वेर एज अगर रेंज छोटा है, रेंज इज स्मॉलर देन कोडोमेन, मतलब प्रॉपर सबसेट है. ये तो इम्प्रॉपर सबसेट हो गया. देन इट इज चिंटू इनटू फंक्शन. सो इट इज इम्प्रॉपर सबसेट. तो सर्जेक्टिव प्रॉपर सबसेट का मतलब रेंज छोटा है. मतलब देयर इज समथिंग लेफ्ट आउट इन सेट बी व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ द रेंज. देन इट इज इनटू फंक्शन. एक्स की जो वैल्यूज है दे आर डोमेन, वाई की वैल्यूज दे आर बेसिकली द रेंज. तो लास्ट क्लास में मैंने एक दो फंक्शन में करवाए भी थे कि अगर मान लो हमें एक फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. रैशनल फंक्शन को बोलते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. इस टाइप का अगर फंक्शन है तो उसका डोमेन कैसे निकलता है.
तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो है ना. तो इफ वी हैव अ रैशनल फंक्शन, द रूल फॉर फाइंडिंग द डोमेन इज डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो. ये कर लो. और कुछ हमने फिर इस पे क्वेश्चन भी किए थे. Like if you have a function y is equal to x is equal to 2x plus 1 divided by x cube minus 1, तो इसका डोमेन क्या होना चाहिए? ऐसे फंक्शन का डोमेन क्या होगा? बताओ, निकालो डोमेन. तो रूल में डोमेन. r-1 हम्म. डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो हो गया ना. तो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट फॉर 1 या फिर माइनस भी माइनस 1 ही होगा। एक्स क्यूब माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो. इसको फैक्टराइज करो. एक्स माइनस वन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मालूम है ना फैक्टर्स क्या होंगे? आइडेंटिटी बताओ. नहीं बताया. ए ए ए क्यू ए माइनस बी क्यूब इज माइनस ए ए माइनस बी, स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना. तो एक्स माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, दैट विल गिव यू एक्स इज इक्वल टू नॉट वन. एक तो ये आ जाएगा. हाँ वो भी कर सकते हैं. और फिर अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को सॉल्व करेंगे तो इस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव आएगा. तो मतलब ये क्वाड्रेटिक कभी जीरो ही नहीं होगा. तो एक ही आंसर आ गया, एक्स के नॉट बी वन. सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन वुड बी आर माइनस वन. सो मैंने सीधा एक्स क्यूब इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 कर दिया था, वो गलत है वैसे, मतलब नहीं इस नहीं वो केस भी में ठीक तो है. ठीक है वो भी सर मैंने भी ऐसे ही करा था। ठीक है. तो जैसे नहीं, लेकिन इस केस में तो वो आगे बाय चांस नेगेटिव, अगर किसी केस में पॉजिटिव आ जाता नहीं है। देखो, अगर मान लो एक्स क्यूब की जगह एक्स फोर होता, ये मान लो ये होता, तो तब भी तुम्हारा आंसर आएगा. एक बार रूट लोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन. अब एज इट इज एक्स स्क्वायर के नॉट बी माइनस वन, इससे तो कुछ मिलने वाला नहीं है. लेकिन दूसरा आंसर होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, एंड दैट विल गिव यू एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन. तो आंसर वुड बी दिस, नॉट इक्वल टू दिस, राइट. अगर मैंने इसको डायरेक्ट कर लिया, अगर मैंने इसको फैक्टराइज करके किया, तब भी वही आंसर आएगा. देखो, so this will give you x square minus 1 not equal to 0, same answer. And x square plus 1 can never be 0, तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा. ओके। ठीक है. So this is when you have a rational function. Simple rule is denominator not equal to 0. तो जब भी कोई फंक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होगा, हम यही यूज करेंगे. अभी कुछ और फंक्शन पहले हम डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद और ज़्यादा क्वेश्चन पे हम कर पाएंगे. फिर भी एक आध क्वेश्चन और कर लो. सपोज दिस अ फंक्शन 5 डिवाइडेड बाय x square minus 4x plus 3. Find the domain of the function. तो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट फॉर 1 एंड 3। Hmm. The denominator is x square minus 4x plus 3 not equal to 0. इसको फैक्टराइज किया, x square minus 3x minus x plus 3
नॉट इक्वल टू जीरो, x माइनस थ्री, माइनस वन कॉमन, x माइनस थ्री not equal to 0. This is x minus 1, x minus 3 not equal to 0. That gives you x is not equal to 1 and 3. तो all possible values except 1 and 3, दो वैल्यू नहीं डाल सकते, तो इसका आंसर आएगा r all real values except the set containing 1 and 3. ये इसका आंसर होगा. Find domain of the function. X square divided by x square plus 6x plus 10. इसमें ऑल रियल वैल्यूज आएंगे, हम्म. ऑल रियल वैल्यूज, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव जा रहा है. हम्म. So here, if the denominator is unreal, मतलब the roots are unreal, then we will Yeah. just take a look at the That means when the roots numerator. are unreal, इस क्वाड्रेट रूट का मतलब समझो क्या होता है. रूट का मतलब ये होता है कहाँ पे वो फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में रूट था 1 and 3, तो अभी हम क्वाड्रेटिक फंक्शन को प्लॉट करना सीखेंगे. इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा पैराबोला बनता है. ठीक है. तो रूट का मतलब होता है कि द पॉइंट्स वेयर ग्राफ ऑफ द फंक्शन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस. तो जब रूट्स रियल हैं तो उसका ग्राफ 1 and 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा था, 1 and 3 पे वो जीरो हो रहा था. हाँ. इसका डी नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब रियल रूट पॉसिबल नहीं है. तो अगर हम इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस. इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग एक्स एक्स एक्सिस. रूट का मतलब ये है कि दोज पॉइंट्स विद द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस. तो अगर रूट रियल नहीं है, यस. अदरवाइज मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूँ, उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का एक तरीका बताता हूँ. मान लो तुम्हें कोई दे रखा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 2x² प्लस 4x प्लस 7, ये हमें दे रखा है, और हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. तो पहला स्टेप होता है कि सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को +1 बनाओ. मतलब अभी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 2. 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, x² प्लस 2x प्लस 7/2. द फर्स्ट स्टेप इज मेक कोएफिशिएंट ऑफ x² +1. हो गया. ये पहला स्टेप है परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का. नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो मिडिल टर्म है जिसमें x आ रहा है उसका कोएफिशिएंट आइडेंटिफाई कर लो, द कोएफिशिएंट ऑफ x, और फिर उसको चुपके से 2 से डिवाइड कर दो. डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना होता है इसमें. तो 1 का स्क्वायर ऐड किया, वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, ताकि हम क्वेश्चन को चेंज ना करें. और जो ये पहली 3 टर्म आएंगी, दिस इज नाउ ए परफेक्ट स्क्वायर. ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया. और इसको तुम एलसीएम ले लो, ये आएगा. तो दिस इज हाउ यू कैन मेक परफेक्ट स्क्वायर. 12th में तुम इंटीग्रेशन पढ़ोगे. इंटीग्रेशन में तो परफेक्ट स्क्वायर का बहुत खेल है. एवरी क्वेश्चन ऑलमोस्ट विल बी रिक्वायरिंग टू फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. एक काम करो, इस एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर बनाओ. x² प्लस 6x प्लस 10 को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो. कन्वर्ट दिस इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर. 2 है वहां पे. कैसी बात कर रहे हो, जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है. हाँ, बादाम खाना शुरू करो, मम्मी को बोलूंगा मैं.
इसमें ऑलरेडी बचपन से कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है, तो कुछ करना ही नहीं, कॉमन नहीं लेना। अब क्या करोगे, आइडेंटिफाई कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट कितना है, 6 है। 2 से डिवाइड करो, जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो। तो तो x+3 होल स्क्वायर +7 आए। 2 से ही करेंगे, नाराज होने की जरूरत नहीं है उसमें। तो 3 आ रहा है, तो जो नंबर आ रहा है उसको एक बार ऐड कर दो, स्क्वायर करके एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने का फायदा क्या हुआ, जरा देखो। इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर इज कौन, 3 का स्क्वायर। वही तो पिछली बार तो वही किया था, जो भी नंबर आएगा डिवाइड करके उसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। हाँ, तो दिस टाइम डिनोमिनेटर इज x+3 का होल स्क्वायर +1। अब इसका फायदा क्या हुआ, एडवांटेज क्या हुआ, इसका एडवांटेज ये हुआ कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू, परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये याद कर लो। रियल नंबर का होल स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। हो सकता है कभी नेगेटिव, x+3 में तुम कुछ भी वैल्यू डाल दो x की, हमेशा पॉजिटिव आएगा। एट द मोस्ट 0 आ सकता है, बट नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इसका एडवांटेज क्या मिलेगा, x² + 3 का होल स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा। नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड में 1 ऐड कर दो, दोनों साइड में 1 ऐड कर दिया मैंने। ये क्या था, ये था डिनोमिनेटर, मतलब इस फंक्शन का डिनोमिनेटर हमेशा ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर इक्वल टू 1 है। तो अगर इस फंक्शन का डिनोमिनेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये कभी 0 होगा ही नहीं। ये जब कभी 0 नहीं होगा, इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल वैल्यूज ऑफ आर, और ओपन इंटरवल -∞ टू +∞। तो दिस इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक है नीचे, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन और कर लो, कन्वर्ट इनटू परफेक्ट स्क्वायर। 3x² + 5x - 1 करो, कन्वर्ट द एक्सप्रेशन इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, तो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x² का +1 करोगे, तो कॉमन क्या लोगे इस बार, -3। -3 कॉमन लेना है, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ x² +1 होना चाहिए ना। -3 कॉमन लो, -3 कॉमन लेना है। हम्म, हाँ, तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो तुम +2 से डिवाइड करो, लेकिन जो नंबर आएगा वो नेगेटिव आएगा, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस। तो इस बार कोएफिशिएंट x² का -3 है, तो हम -3 बाहर निकाल लेंगे। सो टेक -3 कॉमन। फिर उसके बाद देखो, x का कोएफिशिएंट क्या है, उसको 2 से डिवाइड करो, जो भी नंबर आएगा उसको स्क्वायर कर दो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो। x नहीं आएगा उसमें, सिर्फ कोएफिशिएंट लेना है x का, ये मतलब x मत लो। हम्म, तो
डिवाइड कर रही हो मल्टीप्लाइड कर रही हो? हाँ, फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? अगर तुमने 5/3 को, क्या हो गया ये तुम्हें, नींद आती रहती है। अगर कंफ्यूजन है इसको ऐसे 2/1 लिखो, ठीक है। हाँ, तो उसको 2/1 लिख दिया, उल्टा कर दो। हम्म। इसमें वही सबकी वही गलती है। क्या होगा इस देश का? तुमने सबसे पहले -3 कॉमन लिया, ये आएगा x² - 5/3 x + 1/3, राइट। अब कोइफिशिएंट ऑफ x है -5/3, उसको 2 से डिवाइड किया। अब कंफ्यूजन ये है कि तुम लोग 2 को ऊपर भेज रहे हो, है ना, ऊपर कैसे भेज दोगे 2 को? उसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, इतनी जल्दी ऊपर चला जाएगा वो? तो उसको 2/1 लिख दो। स्लाइटेस्ट कंफ्यूजन अगर है तो उसको 2/1 लिख दो, और फिर डिनोमिनेटर को फ्लिप कर दो लाइक दिस, विल बी -5/6, ना कि 10/3। हाँ, तो इसका स्क्वायर होगा 25/36। तो x² - 5/3x प्लस 25/36 -25/36 प्लस 1/3, एंड ये है हमारा दोस्त परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्टली परफेक्ट है तुम्हारी तरह। तो ये हो गया x - 5/6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लेके बताओ क्या आंसर आ रहा है। लास्ट 2 टर्म में एलसीएम ले लो। हम्म। क्या आ रहा, सॉल्व किया? तो -13 में थी। तो कह रहा -13/36। वापस -3 मल्टीप्लाई, ओपन कर दो ब्रैकेट, ये आ गया। नहीं नहीं, ये तो परफेक्ट स्क्वायर कर दिया ना, a² - 2ab + b का होल स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये था। मान लो इसी क्वेश्चन में मैं पूछा होता कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ y, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो देखो तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर बनाना कितनी हेल्प करेगा इसका। सो द क्वेश्चन इज फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो अब वही कंडीशन, हम हमें मालूम है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। यहाँ से शुरू करते हैं। हमें ये टर्म चाहिए, ठीक है। इसमें -3 आ रहा है, इसको -3 से मल्टीप्लाई करो। किसी इन इक्वेशन को अगर तुम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, इन इक्वेशन रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाएगी। पहले ये ग्रेटर देन था, माइनस से मल्टीप्लाई करके लेस देन हो गया, राइटली सो। देखो 2 is < 5। अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, -4 -10, उल्टा हो गया इनइक्वालिटी। -4 -10 से बड़ा है, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके इन इक्वेशन रिवर्स हो जाती है। अब उसमें 13/12 दोनों साइड में ऐड कर दो, तो -3 × x - 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 13/12। लेकिन ये क्या है, ये पूरी की पूरी टर्म y के इक्वल है। तो हमें y का रेंज पता लग गया, y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता लग गई। क्या पता लगा?
समझ हाँ, नहीं आया। मिसप्रिंट हो गया। इसका मतलब y की जब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 13/12, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, -इन्फिनिटी। तो मतलब y का रेंज पता लग गया हमें। y की मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू 13/12। y हमेशा 13/12 से छोटा है। तो परफेक्ट स्क्वायर बना के हम रेंज भी निकाल सकते हैं, किसी भी टर्म की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज। तो परफेक्ट स्क्वायर तुम्हें आना चाहिए। तो ये वाला समझ नहीं आया मुझे, कौन सा? जो भी परफेक्ट, आपने परफेक्ट बताया। स्क्वायर तो समझ में आ गया था। हाँ जी। अब मान लो ये y के इक्वल है, ठीक है, एंड क्वेश्चन इज कि भाई y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ। तो हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम दिस फैक्ट कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो बिना नेगेटिव साइन के हमने ये वाला ले लिया, परफेक्ट स्क्वायर 0 से बड़ा। लेकिन यहाँ -3 मल्टीप्लाइड है, मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया। तो इन इक्वेशन रिवर्स हो जाती है नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने में और डिवाइड करने पे, इन इक्वेशंस में। मैंने समझा भी दिया क्यों होता है ऐसा, जैसे 2<5 है, लेकिन अगर मैं पूरी इन इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये रिवर्स हो गई, लेस देन बन गया ग्रेटर देन। तो जब हमने -3 से मल्टीप्लाई किया तो इन इक्वेशन रिवर्स हो गई। फिर मैंने दोनों साइड में 13/12 ऐड कर दिया। ये टर्म y के इक्वल है, तो y इज लेस और इक्वल टू 13/12, मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू 13/12 है। नहीं, पहले ही क्यों नहीं ऐड किया हमने इसको? पहले किसमें? परफेक्ट स्क्वायर में 13/12 वेट क्यों किया? नहीं नहीं, हम तो यहां से शुरू करेंगे ना, ये पता है ना हमें तो कि परफेक्ट स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ओके सर। तो परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, यहां से स्टार्ट करेंगे हम। लेकिन इसमें सिर्फ ये नहीं आ रहा y में -3 भी आ रहा है मल्टीप्लाई, तो हमने -3 मल्टीप्लाई किया। लेकिन इसमें 13/12 भी ऐड हो रहा है, तो हमने 13/12 भी ऐड कर दिया। जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको चेंज कर दिया। तो वो दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे? हाँ, यू कांट सिंपली ऐड ऑन वन साइड। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, प्लस माइनस किया था, इसका बिकॉज इसका इक्वल साइन नहीं था ना हमारे पास। तो गॉट दिस, इट। ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। ऐसे करते हैं हम, बिफोर वी स्टार्ट द न्यू टाइप ऑफ डोमेन थिंग, क्वाड्रेटिक फंक्शन सॉल्व कर लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन क्वाड्रेटिक है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है और उसका डोमेन रेंज कैसे आ सकता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन बेसिकली एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है। पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होता है? पॉलिनॉमियल फंक्शन में हमेशा एक्स या वेरिएबल की पावर होल नंबर आएगी, ठीक है। जैसे a0, a1x, a2x², a3x³ and an(xn), where n is not equal to 0. So this is a polynomial function. यहाँ पे x की पावर होल नंबर है। So a polynomial function is an expression in which variable has positive integral powers, लिख लो। A polynomial function, क्या लिखवाया है? A polynomial function, in a polynomial function, powers of the variable, powers or indices of the variable is all is always a whole number, is always a whole number. तो जैसे मानो वेरिएबल इज ऑलवेज ए होल नंबर,
जैसे कि y is equal to f of x is equal to 2x plus 5. It is a polynomial function. इसमें x की पावर कितनी है? 1. इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल. इसको लीनियर फंक्शन में बोला जाएगा. लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर फंक्शन, है ना? If you have y is equal to f of x is equal to x square plus 5x plus 10, it is a quadratic polynomial. Why quadratic? Because power is 2. क्यूबिक में क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा. एक्स क्यूब प्लस 10 ले लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल. अगर किसी फंक्शन में x की पावर 4 है तो उसको क्या बोलोगे? बाई क्वाड्रेटिक. इट इज बाई क्वाड्रेटिक. 2 बार क्वाड्रेटिक हो गया. ठीक है. What about this? If I write y is equal to f of x is equal to say 2, is it a polynomial function? Lavanya, is it polynomial? So x पावर 0 होगी. Yes. It's a Yes. constant function और इसे polynomial of 0 degree, है ना? ये constant function भी बोलेंगे इसको. कौन सा? थर्ड. ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये बाई क्वाड्रेटिक. BI बाई क्वाड्रेटिक. 2 बार क्वाड्रेटिक हो गया तो 4th पावर हो गई इसकी. y is equal to f of x is equal to 2. It is a कांस्टेंट फंक्शन. 0 डिग्री का वाला पॉलिनोमियल हो गया. इसको क्या बोलोगे बताओ मुझे? जस तो है ही नहीं पॉलीनॉमियल. क्या बात करे? ऐसा क्या बिगाड़ा तुम्हारा इसने? क्या दुश्मनी तुम्हारी? फिर अच्छा नहीं लगा. अच्छा नहीं लग रहा है ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें x की पावर -1 है. -1 इज नॉट ए होल नंबर. इट डजंट क्वालिफाई एज अ पॉलिनोमियल बिकॉज x की पावर -1 है. तो x की पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए तभी ये पॉलिनोमियल कहलाएगा. कैसा भी पॉलिनोमियल फंक्शन क्यों ना हो, उसका डोमेन हमेशा क्या होगा? आर. ऑल रियल वैल्यूज लिख लो. एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन हैज इट्स डोमेन इक्वल्स टू आर. हर पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन आर होता है और दैट इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. रेंज रेस्ट्रिक्ट हो सकता है बट डोमेन हमेशा इसका आर आएगा. तो सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन करते हैं. y is equal to f of x is equal to some constant, से 5 ले लेते हैं. दिस कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन का डिग्री क्या हुआ? 0, है ना? x की पावर 0 हो गई. इसका मतलब ये हुआ कि हम x की कुछ भी वैल्यू क्यों ना लें, y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? इफ आई टेक x एज 0, x को 0 डालू मैं यहाँ पे, तो y कितना? 5 ही आएगा बिकॉज राइट साइड में x कहीं आ ही नहीं रहा है. x को मैं 1 लूंगा तब भी y 5 आएगा. 3 लूंगा तब भी 5 आएगा. 4 लूंगा तब भी 5 आएगा. दैट इज वाई इट्स कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन. मतलब वॉट एवर वैल्यू ऑफ x यू टेक, वैल्यू ऑफ y रिमेन्स कांस्टेंट. So that is why it's a constant function.
और इसका ग्राफ क्या बनेगा यहाँ पे? इट विल बी ऑलवेज अ लाइन पैरेलल टू x axis. A constant function will always be a line parallel to x axis. अब मुझे एक बात बताओ, इसका डोमेन कितना? डोमेन तो आर हो गया है ना? इसका डोमेन हो गया आर बिकॉज ए पॉलिनॉमियल फंक्शन. एज यू कैन सी एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है. व्हाट अबाउट रेंज ऑफ दिस फंक्शन? इसका रेंज क्या होगा? फिर वो भी 5 ही रहेगी। हाँ, y की वैल्यू हमेशा 5 ही आएगी. वट एवर वैल्यू यू टेक ऑफ x, तो उसको कैसे लिखोगे? लाइक दिस. दूसरी बात मुझे बताओ, ये फंक्शन वन वन है या मेनी वन है? इज इट वन वन और मेनी वन? मैनी वन। ये बहुत जोर से मेनी वन है. x के तुम कुछ भी वैल्यूज ले लो, y की एक ही वैल्यू आ रही है. तो इट इज हाईली वन वन, हाईली मेनी वन. दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन बिकॉज for many all the values of x, value of y is 1 only. तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया. नेक्स्ट करते हैं लीनियर फंक्शन. लीनियर फंक्शन क्या होगा जिसमें x की पावर 1 होगी. y is equal to f of x is equal to ax plus b types, where a is not equal to 0. अगर a 0 हो गया तो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा. सो ax plus b इज ए लीनियर फंक्शन. इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको प्लॉट भी करते हैं, डोमेन रेंज निकालते हैं. सपोज ये कोई फंक्शन है. प्लॉट इट्स ग्राफ, फाइंड रेंज एंड डोमेन करो. प्लॉट ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, फाइंड रेंज एंड डोमेन. राइट. So you take two values of x, find corresponding values of y, and then you plot it. एक बार x को 0 ले लो, y 10 आ जाएगा. x को -1 ले लो या -2 ले लो, y 4 आ गया. जीरो लेके y 10 था. दिस इज 1 पॉइंट. -2 लेके इट इज 4. So it would be a straight line like this. तो डोमेन एज सच इसका R है. व्हाट अबाउट रेंज? y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है? द ग्राफ विल गो डाउन एंड डाउन. मतलब y नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और ग्राफ इज गोइंग अप मतलब y पॉजिटिव भी हो सकता है. तो रेंज भी इसका R होगा. इसका डोमेन भी R है, रेंज भी R है. इसका तुम वैसे भी निकाल सकते हो, मेथड से भी कर सकते हो. रेंज कैसे करोगे मेथड से, वो देखो. हमें इसका मालूम है डोमेन क्या दे रखा है. इसका डोमेन है -∞ से इन्फिनिटी. दिस हाउ स्टार्ट. एक्स तो डोमेन होता है ना,
तो डोमेन इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब हमारा टारगेट क्या है? वी वांट 3x+10, तभी तो y आएगा। सो यू वांट 3x, 3x कैसे आएगा? पूरी इन इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से मल्टीप्लाई करके इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी वही रहेगा। पॉजिटिव 3 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए इन इक्वेशन चेंज नहीं हुआ है। बट आई वॉन्ट 10 ऑल्सो, +10। तो I'm adding 10 on both the side, all side of the equation. इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी में कोई फाइनाइट नंबर ऐड करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम रहेगा। बट व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज, बाय ऑल द बेस्ट। तो ऐसे भी हम इसका रेंज निकाल सकते हैं, मतलब y माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो अगर डोमेन रेस्ट्रिक्ट हो रखा है तो हमें फिर ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ। y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू -3x+5। फाइंड द रेंज गिवन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। 6 ले लो। y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू -3x+5 गिवन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। फाइंड द रेंज। Where we have to only find the range. यस, डोमेन तो पता है r होगा इसका। Yes, sir. सर हम लीनियर इनइक्वालिटी वाला मेथड यूज कर सकते हैं इसमें, मतलब जो होता है। हाँ हाँ, वही करो। मतलब डोमेन तो इसमें दे रखा है, r नहीं होगा इसका डोमेन, इसका डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है। डोमेन तुम्हें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, देखो। यस सर। डोमेन हमें दिया हुआ है, ये डोमेन दे रखा है हमें। डोमेन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, दैट इज क्लोज इंटरवल 6 टू इन्फिनिटी। तो फिर अगर हम x की वैल्यू 6 डालते हैं तो वो लीस्ट उसकी वो भी बता देगी। नहीं, यहीं से कर लो ना। देखो, यू स्टार्ट लाइक दिस। मैंने कहा डोमेन से स्टार्ट करो। हमें दे रखा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन में है -3x+5। तो -3x कैसे आएगा? पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, माइनस मल्टीप्लाई बाय -3। तो -3x, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इन इक्वेशन रिवर्स हो जाती है। एक्स, वो सॉरी, एक्स था ग्रेटर देन, उल्टा हो जाएगा ना ये। एक्स -3x हो जाएगा लेस और इक्वल टू -18। उसके बाद क्या है, +5 भी है हमारे पास। तो यू ऐड +5 ऑन बोथ द साइड्स। ये तुम्हारा y आ गया रेंज। रेंज आ गया, y इज लेस और इक्वल टू -13। ले लो ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? माइनस इन्फिनिटी से लेके -13 तक। y -13 से छोटा है, इसका मतलब यही तो हुआ ना। माइनस इन्फिनिटी तो हो ही सकता है पॉसिबली, बट मैक्सिमम वैल्यू -13 है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया था, क्वेश्चन में दे दिया था। दैट इज वाई।
convert this into a perfect square. It's a quadratic polynomial. तो ए बाहर होगा, फिर एक्स प्लस बी बाय टू ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर सी बाय फोर। कर लिया तुम लोगों ने? जस्ट आंसर आ गया? यस। तो ए कॉमन है, फिर एक्स प्लस बी बाय टू ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर सी बाय फोर। गड़बड़ है। दिव्या तुम बताओ। इसका भी सेम आ रहा है। आई थॉट फैक्टर्स नहीं बन रहे इसके, इस, मतलब अरे जो रिमेनिंग पार्ट है उसका एलसीएम लिया तुमने इसका? ये पार्ट क्या है बताओ मुझे। सर टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का है वहां टू पे? बी एक्स। वहां तो एक्स है ही नहीं। सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को आइडेंटिफाई करके दो से डिवाइड करना होता है। ओके सर। तो बी बाई टू है होल स्क्वायर नेगेटिव है प्लस सी बाई वहां पे एलसीएम लोगे ना? लावण्य किया तुमने? हाँ सर, ये वाला कर दिया था। क्या आ रहा है? बी स्क्वायर प्लस टू सी डिवाइड बाई टू ए। क्या कर रहे हो तुम लोग? सब लोग वही गलती करो। टू बी स्क्वायर प्लस फोर सी बाय टू ए ही होगा। मेरे को ये समझ में आया तुम्हारा प्लस कैसे आ रहा है। अभी ठीक है, यहाँ तक तो सही है। वो स्क्वायर रह गया। हाँ। अब उसके बाद क्या किया तुमने? एलसीएम माइनस साइन बाहर लिया। अब एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। सबका प्लस आ रहा था, पता नहीं क्यों। अब ये तो बी स्क्वायर उसमें माइनस, हाँ ये लिया था, क्या? माइनस बाहर नहीं लिया तो था इसलिए। माइनस, हाँ तो तो फिर भी अब देखो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी को देख के कुछ दिमाग में कुछ घंटी बज रही है? बी स्क्वायर माइनस फोर एसी को देख के कुछ कुछ होता है? डिस्क्रिमिनेंट। यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट। तो उसको लिखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाई फोर ए स्क्वायर। डी इज डिस्क्रिमिनेंट। नेक्स्ट ईयर हम ट्वेल्थ ये क्वाड्रेटिक वाला बहुत डिटेल में करने वाले हैं।
यह है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन का हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला बनेगा, जो मैथ और पढ़ने वाले हो और आगे। पैराबोला इज ऑलवेज लाइक दिस। तुमने फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा। दिस इज अ पैराबोला, ये भी पैराबोला है, ये सारे पैराबोला हैं। तो और वो these are- कोएफिशिएंट अगर ए का पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड्स बनता है। हाँ बिल्कुल सही। तो दिस इज अ पैराबोला। तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा उसका ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा। अब हम एक शॉर्टकट सीखेंगे कि जब भी हमें कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा होगा तो उसका ग्राफ कैसे बनाना है बिना पॉइंट्स को प्लॉट किए। तो वैसे अगर तुम पॉइंट्स प्लॉट करके करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, सही भी नहीं बनेगा। जैसे मान लो मैंने तुम्हें कोई क्वेश्चन दे दिया दैट प्लॉट दिस ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। प्लॉट द ग्राफ। तुम क्या करोगे? We'll take some values of x, we'll find some values of y, then plot it. Still, you might not get the correct answer. तो उसका शॉर्टकट क्या है वो लिख लेते हैं एक बार, जब भी कोई पैराबोला बनाना है। सबसे पहला स्टेप होगा, द फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई साइन ऑफ a. If a is positive, it would be upward opening parabola. And if a is negative, it would be downward opening parabola. लिख लो। a is basically coefficient of x square. तो अगर किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, इट वुड बी अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। मतलब ऐसा पैराबोला बनेगा अगर ए पॉजिटिव है तो। और अगर ए नेगेटिव है तो देन इल बी डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। so a sine of x square will decide whether it's upward opening parabola or downward opening parabola. Second situation, second step would be find d. डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करोगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट, मान लो स्टेप नंबर ए, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आता है, इसका मतलब होगा ग्राफ विल नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। इट वुड इम्प्लाई ग्राफ will not intersect x axis। ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। डी नेगेटिव है। वैसी वैसी बात है, मैंने बताया ना, जहां पे वो इंटरसेक्ट करता है वो रूट्स होते हैं। तो जब उसके डी नेगेटिव मतलब रूट तो आ ही नहीं रहा, उसके रियल रूट तो आ ही नहीं रहा है। और अगर डी जीरो होगा तो इट विल टच एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट। ग्राफ will touch x axis at one point। किस पॉइंट पर टच करेगा? दिस पॉइंट विल बी माइनस बी बाई टू ए कॉमा जीरो। एक्स आएगा माइनस बी बाई टू ए और वाई आएगा जीरो। उस पॉइंट पे टच करेगा। उस पॉइंट वैल्यू, एक्स की वैल्यू, हाँ सीधा सीधा। और अगर डी ग्रेटर देन जीरो हुआ तो ग्राफ will intersect x-axis at two distinct points। और ये जो दो पॉइंट हैं, दे आर कॉल्ड जीरोस ऑफ द quadratic polynomial or the roots of the equation। These points are basically अल्फा बीटा। वो कैसे आएगा?
These are the zeros or the roots of the quadratic equation. You know this. याद आ रहा है इसको? These are the roots. तो जो अल्फा बीटा होंगे वही आएंगे, यहां से आ सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू है। अब पैराबोला में तुमने एक चीज नोटिस की होगी, ये पॉइंट है ना, या ये पॉइंट, इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, टीपी। ये टर्निंग पॉइंट क्या होगा, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो टर्निंग पॉइंट विल बी ऑलवेज, यहीं से आ जाएगा टर्निंग पॉइंट। इस परफेक्ट ये परफेक्ट स्क्वायर जीरो कब होगा, जरा देखो यहाँ पे, ये परफेक्ट स्क्वायर जीरो होगा माइनस बी बाई टू ए पे, है ना। तो टर्निंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आएंगे माइनस बी बाई टू ए, कॉमा, इसको जीरो डाल दो तो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस डी बाई फोर है। तो तुम्हें रेडीमेड रिजल्ट मिल गया टर्निंग पॉइंट का भी, माइनस बी बाई टू है कॉमा माइनस डी बाई फोर है। तो तुम्हें टर्निंग पॉइंट पता लग गया, डी से ये पता लग गया वो, हाँ। ये कैसे निकालने आया मुझे? अब एक क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको मैं हटाता हूँ, जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना वो, इसको सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, प्लॉट द ग्राफ विदाउट टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। ये सारी स्टेप्स लगाते जाओ और तुम्हारा पूरा सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप, ए पॉजिटिव है, पहले आइडेंटिफाई करो ए बी सी, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए वन है जो कि पॉजिटिव है, बी सिक्स एंड सी। द मोमेंट ए इज पॉजिटिव वन, इट इज अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। इतना तुम्हें पता लग चुका है, ग्राफ का शेप तुम्हें दिमाग में आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, डी निकालो, फाइंड। डी कितना आ रहा है, तो डी की वैल्यू मैटर करेगी ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, माइनस फोर आ गया। इसका मतलब यस, विल नॉट टच। अब टीपी निकालो दोस्त, हमारा दोस्त टीपी कितना आ रहा है, माइनस बी बाई टू है कॉमा माइनस डी बाई फोर है। डी भी पता है, ए भी पता है। हम्म, माइनस थ्री तो और -3 -1। ओके, पॉजिटिव हो जाएगा मेरे ख्याल से। -3, 1। यस, यहाँ तक कोई, Yes sir, because minus हाँ वो माइनस साइन values. डालो। अब ये Yes sir. सबको क्लियर हो गया, अब इसका फोटो बनाते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया मैंने, ये ओरिजिन, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, सबको मालूम है। टर्निंग पॉइंट है माइनस थ्री कॉमा वन, माइनस थ्री तुम्हारा वन टू थ्री, माइनस थ्री ये वन, दिस इज द टर्निंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो टर्निंग पॉइंट का मतलब ये हुआ, इधर पैराबोला इधर बना दिया, बात खत्म। थैंक यू वेरी मच, आ गया आंसर। अरे बावली, ए पॉजिटिव पहले आ चुका है वो, कैसी बातें कर रही हो तुम बैकी बैकी। क्या बता देता हूँ, वो बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है मैं भी कर दूंगा। एक्स को जीरो डाल दो, वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स जीरो होता है, एक्स को जीरो डालो, वाई कितना आ रहा है, सिंपल। तो अब याद रखना, जब भी किसी क्वाड्रेटिक में ए पॉजिटिव होगा, डी नेगेटिव होगा, तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, अपवर्ड विदाउट टचिंग एक्स एक्सिस।
उसका हम रेंज ही बता सकते हैं। ऐसे फंक्शन का रेंज क्या आएगा? इसका फंक्शन का रेंज होगा माइनस, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? मिनिमम 1 आ रही है, 1 to infinity आ रहा है ये। तो इसका रेंज हो गया -d/4a to infinity, ओपन इंटरवल। अरे सर इसमें अगर हम हाँ, सर इसमें अगर हम टर्निंग पॉइंट निकाल दे रहे हैं और ए से हमें पता लग रहा है कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो हम डी क्यों देख रहे हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या इक्वल टू नहीं, जीरो है? डी से तो निकाला हमने। अगर मान लो तुमने टर्निंग पॉइंट निकाल दिया है ना, और डी डी तुम्हारा पॉजिटिव था, तो हो सकता है ग्राफ ऐसा बने, फिर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा फिर तो वो। ओके सर। इसमें 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ना, तो ये सबको सब सारी क्वाड्रेटिक में यही टीपी आएगा। रेंज में ऊपर नीचे हो सकता है, रेंज में नहीं, ए पॉजिटिव वाले में आएगा रेंज में, ये आएगा। अभी नेगेटिव वाला भी करते हैं। एक क्वेश्चन और करो, ये सब कुछ समझ में आ गया? हम्म। हाँ, ये हम थोड़ा डिटेल में करेंगे ना सारा फंक्शन, बिकॉज फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे लिए। फंक्शन में हम ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ भी कर लेंगे। वैसे स्कूल में तो हम इतना डिटेल में नहीं कराएंगे, बट हमें करना है यहाँ पे। ग्राफ बनाना, रेंज बतानी है। वही स्टेप्स सारी वही रहेंगी। कोएफिशिएंट ऑफ x², डी, टी एंड टर्निंग पॉइंट, 3 चीज़ों से तुम्हारा काम हो जाएगा। सर बना तो लिया वो पॉइंट, मतलब 2,0 आ रहा है, तो साथ में 1 भी टच हो जाएगा उसके साथ तो। नहीं तो एक ही पॉइंट आएगा ना। सर मेरा 2, -5 आ रहा है टर्निंग पॉइंट। तो पर इसके अंदर क्योंकि 0 आ रहा है डी, देखो, ए तो 1 है, लड़ो मत आपस में। B-4, C4 आ रहा है, ठीक है। तो अगर ए पॉजिटिव है तो मतलब अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला हो गया, सोता हुआ जागता हुआ पैराबोला है ये। फिर तुमने क्या फाइंड किया? डी फाइंड किया। डी तुम्हारा 0 आ रहा है, मतलब एक पॉइंट पे टच करेगा। ये वाली कंडीशन आ गई। वो पॉइंट कौन सा होगा? वो पॉइंट होगा -B/2 है, वो तो 2 आ रहा है, तुम्हारा 2 आ रहा है ना सभी का। और इसमें डाल के देखोगे, डी 0 था, डी तो 0 हो गया, तो 2 0 तो आएगा। दिव्या, सर आई डोंट नो व्हाई माय डी केम आउट टू बी 20। डी कौन से गणित लगा रही हो उसमें? सारी मैथ्स सर फेल। आई टुक AS4, आई डोंट नो व्हाई। डी होता है B² - 4AC। यस सर आई नो। 4AC, देखो जरा, करो कैलकुलेटर से इसको। 16 - 16 कितना होता है? सो इट इज अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ये इसका टर्निंग पॉइंट है, एंड ये जागता हुआ पैराबोला है, बन गया। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? वाई एक्सिस को। एक्स को 0 डाल दो, 0,4। तो उसका रेंज क्या हो गया? इसका रेंज हो गया, वाई की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 0, 0 to infinity, ऊपर तक चलता जाएगा ये, ठीक है।
नहीं नहीं, रेंज में हमेशा वाई की वैल्यू आती है, तो वाई की तो वैल्यू जीरो है, ये एक्स कॉमा वाई है ना। सर लेकिन इसके अंदर हमने इसके अंदर भी निकाला -3,4। इसमें डाल के देख लो या यहाँ से देख लो, एक ही बात है। फॉर्मूले डाल के तो तब भी वही आएगा। अच्छा, -0 साथ में है। हाँ डी, दैट इज द रेंज। हाँ इन्फिनिट, तो रेंज का मतलब भी वैल्यू ऑफ वाइज है। कहाँ पे? हाँ देखो ऊपर जा रहा है ना वो ग्राफ। जब वाई एक्सिस को मैंने बताया ना, वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x = 0, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0। तो अगर मैं किसी भी फंक्शन में x को 0 डालूं, तो मुझे वो y की वो वैल्यूज मिल जाएंगी जहाँ पे वो ग्राफ वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फंक्शन में अगर x को 0 डालोगे तो y 4 आ रहा है। और कुछ, एनी अदर डाउट अथर्व, दिव्या? नेक्स्ट करो। x² - 5x + 6। इसका टर्निंग पॉइंट 5/2 -1/4 है, एंड D1 है इसका। A1B -5C6। रूट्स निकालो, D < 0 आ रहा है, ए पॉजिटिव है। हम्म, नहीं नहीं, ऐसे छोड़ दो, फ्रैक्शन में कर लो। और जहाँ पे वो रूट्स आ रहे हैं ना, वो भी निकालो। वो था ना D < 0, तो रूट्स निकाले थे मैंने, वो भी निकाल लो। हाँ रूट्स है ना वो। अगर D < 0 आ रहा है, देन यू कैन फाइंड द रूट्स ऑल्सो, अल्फा बीटा, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा। टर्निंग पॉइंट एंड -D/4 है उसकी वैल्यू। तो 5/2, -5। तो ए पॉजिटिव है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। डी कितना आ रहा है? D1 है, मतलब अल्फा दो रूट्स आएंगे, 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा। अल्फा बीटा निकाल लिया तुमने? अल्फा बीटा तुम मिडल स्प्लिट से भी आ सकता है, 2 और 3। 2 और 3 आ रहा होगा ना। और टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा ना इनका मिड पॉइंट आता है। अगर मान लो तुमने रूट निकाल लिया 2 और 3, तो टर्निंग पॉइंट हमेशा क्या होगा? 2 + 3/2, उनका मिड पॉइंट होता है। बिकॉज पैराबोला सिमेट्रिक होता है ना। तो 5/2 तुम्हारा आ रहा है, वो टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है ना। एंड -1, राइट। काफी है इतना, हो जाएगा प्लॉट। तो 2,3, टर्निंग पॉइंट इनका बीच का आ गया ये।
ये आ गया. This point would be 5 by 2 comma 0. This is 5 by 2 comma minus 1 by 4. इस बार y की वैल्यू जीरो भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है ना. सर आपने अल्फा बीटा 2 and 3 कैसे निकाला? वो था ना फॉर्मूला, रूट्स वाला. अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस सॉरी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a. इस मेथड ओके सर. निकालो या मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हो. तो ये मेरे को ये जो मतलब जो प्लॉट हुए मेरे को वो थोड़ा समझ नहीं आया, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ है ना. सर नहीं, ये एक बार देख ली। तो 2 3 है ना, तुमने माइनस कैसे ले लिया? तो क्योंकि वो -1/4 है। माइनस वन बाई टू कैसे आ रहा है? चेक करो, गलती कर रही हो तुम्हें. -1/2 कहाँ आ रहा है? अल्फा बीटा तुम्हारा है माइनस बी का मतलब 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर. डी की वैल्यू 1 थी ना तुम्हारी, डिवाइड बाई 2 है. तो ये आएगा 4/2 एंड 6/2. 2 and 3 आ रहे हैं रूट्स. मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तभी 2 and 3 रूट्स आएंगे. देखो जरा, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तभी तो 2 and 3 रूट्स आ रहे हैं. सो फिर ग्राफ प्लॉट जब करना है तब टर्निंग पॉइंट्स को नहीं यूज करते। तो टर्निंग पॉइंट तो ये बीच में यहाँ पे आ रहा है. टर्निंग पॉइंट तो ये है. इन दोनों के बीच में 2 and 3 के बीच में होगा टर्निंग पॉइंट तो. अच्छा। सर मैं वो कंफ्यूज हूँ। अरे कंफ्यूजन क्या है इसमें? टर्निंग देखो, अल्फा बीटा तो तुम्हारे ये आ गए, तो टर्निंग पॉइंट तो इसके बीच में आएगा ना. 5/2 कॉमा -1/4. ये टिप है ना, जो चोंच है पैराबोला की, वो तो दोनों के बीच में तो आएगी. तो वो नेगेटिव है. टर्निंग पॉइंट कुछ और सोची यार। हाँ वही ना. अब ये कैसे निकलेगा? ये मैंने बताया था. क्या बात है, तुम्हें पता लग गया भी है. वाई एक्सिस पे x0 होता है 6,0,6. इस बार रेंज क्या होगा इसका? रेंज मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी? -1/4 का अगेन। यस, टिल इन्फिनिटी. बड़े आराम से. ठीक है, अथर्व समझ में आ गया अब? तो सर इसमें अल्फा रेंज कैसे निकाली वो समझ नहीं आया. रेंज हमेशा वैल्यूज ऑफ वाई होती है. तो जो टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, वो मिनिमम वैल्यू हो गया इसमें. और वाई ग्राफ ऊपर चला जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा. तो ओके सर. अदरवाइज तुम एक रिजल्ट याद कर लो, जब भी ए पॉजिटिव होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी ऑलवेज -d/4a टिल इंफिनिटी. बात खत्म. ओके सर. ये है. क्या हो नव्या, मैथ्स हो रहा है क्या? बोल कुछ नहीं हो रहा. नेक्स्ट करते हैं हम. नेक्स्ट फोर्थ. y इज इक्वल टू f(x) plot the graph, find the range. -x² plus 4x minus 3.
ए इस बार नेगेटिव है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। भूल गई। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ए बी सी। द फर्स्ट स्टेप, ए इज -1 मतलब डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, डीपीए। बी इज 4, सी इज -3। फिर कैपिटल डी निकालो। डी, 28। डी कितना आ रहा है? 4। The turning point is 2, 1, alpha is 1 and beta is 3, ओके। right? अल्फा बीटा आ जाएगा -b +-√d/2a, -4 +-2 डिवाइड बाय -2। तो एक बार माइनस लोगे तो -6/-2 आएगा, प्लस लोगे तो -2/-2 आएगा। तो अल्फा बीटा आएंगे 1,3 है ना? ठीक है, ये यार दिव्या, विल्डम स्प्लिट भी कर सकते हो। यस सर, कर सकते हैं। मैंने उसी वे से कर लिया था, वो एक बार में आ गया था। ठीक है ठीक है। अब टर्निंग पॉइंट निकाल लो। टीपी, इन दोनों का एवरेज आएगा 2, और -d/4a, वो कितना आ रहा है? 1। क्या आ गया? अब सब कुछ आ चुका है, अब सिर्फ प्लॉट करना है इसका। कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ। अल्फा बीटा, अल्फा 1, बीटा 3, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। टर्निंग पॉइंट ये आ गया 2,1। ये पॉइंट होगा 2,0। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये पॉइंट होगा 0, पूरा ग्राफ प्लॉट हो गया। ठीक है। जब भी ए नेगेटिव होगा तो रेंज हमेशा आएगा तुम्हारा, मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, मैक्स नहीं। जब भी ए नेगेटिव होगा, ग्राफ डाउनवर्ड ओपनिंग होगा ना, तो डाउनवर्ड ओपनिंग का मतलब हुआ मिनिमम वैल्यू हमेशा -इन्फिनिटी आएगी। whenever a is negative, remember this result, इसको याद कर लेना। यस, -d/4 है। तो इस फंक्शन का रेंज आएगा ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल 1। ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता कभी, क्योंकि द y कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट इज 1। तो ये 0, -3 वाला पॉइंट कैसे आपने? 0, -3। y एक्सिस पे हमेशा x 0 होता है। फंक्शन में x को 0 डालो, y निकालो कितना आ रहा है? इंटरसेप्ट निकालना। -3 आ रहा है। तो इससे हमेशा ये पता लगता है कि वो ग्राफ y एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। और कोई डाउट? रेंज हमेशा होता है टर्निंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। नहीं तो इसमें डाल के देख लो, -d/4 में डाल लो, -d/4 में सब्स्टिट्यूट करो, तब भी वही आएगा। और किसी को डाउट है कोई? ठीक है, नेक्स्ट करें अब। 4 ग्राफ हो गए, 2 और बचते हैं बस इसके।
ए नेगेटिव, डाउनवर्ड ओपनिंग, डी जीरो आ रहा है ना? ठीक है, बनाओ, प्लॉट करो। ठीक है, सही कर रही हूँ। टर्निंग पॉइंट कहाँ है बताओ? ये 3-0 हो गया, ठीक है। डाउनवर्ड ओपनिंग है तो ऐसे बनना चाहिए, ठीक है। और डी जीरो मतलब इट विल इंटरसेक्ट। बस मेरे से हो जाता है इतना इजी भाई। हाँ, एंड सिंस डी जीरो है इसका, तो एक ही पॉइंट पे टच करेगा, वो टर्निंग पॉइंट ही होगा। डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है तो ऐसी शक्ल है इसकी। ए नेगेटिव है ना, टर्निंग पॉइंट ये आ गया 3,0। बाकी डाउनवर्ड ओपनिंग है बस। तो उसका रेंज क्या हो गया? -∞ टू 0। -x² + 6x - 10। हो गया, बनाओ। ए नेगेटिव है, माइनस सर टर्निंग पॉइंट 3,1। 3,-1। -1। यस सर, 3,-1। डी कितना आ रहा है इसका? -4। टीपी तुम्हारा कितना बता रहे हो? टीपी सर कितना 3,-1। हो गया? हम्म। ये पॉइंट कितना आएगा? 0, -10 है ना? जब x को 0 डालोगे तो y -10 आ रहा है। रेंज क्या हो गया इसका? रेंज हो गया -∞ टू -1। ये जनरली मतलब कोरस्पॉन्डिंग टू टर्निंग पॉइंट एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, ऐसे मार्क कर दिया मैंने, इट्स नॉट नीडेड। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट क्लास में मोर फंक्शंस है ना, इसको रिवाइज कर लेना, बना लेना, और ग्राफ स्टेप्स याद कर लेना। एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।